हे एवरीवन, मेरा नाम निशांत। मैं हूँ एक वीएफएक्स आर्टिस्ट। मैं पिछले 3 साल से वीएफएक्स कर रहा हूँ और ये है हमारा ब्लेंडर बिगनर फ्रेंडली वीएफएक्स कोर्स का पहला ट्यूटोरियल। इस कोर्स में ब्लेंडर के बेसिक्स के बारे में जानने वाले हैं और उन चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपनी वीडियोज़ बनाने के दौरान। तो चलो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ ब्लेंडर के ऑफिशियल साइट पर। यहाँ से हम ब्लेंडर को डाउनलोड करने वाले हैं। इसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप इस साइट पे आ सकते हो। अभी जो ब्लेंडर का करंट वर्जन चल रहा है वो है ब्लेंडर 4.0 और डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे नीचे की तरफ बटन दिया हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप पहुँचोगे फाइनल पेज पर जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऑप्शन है ये अभी विंडो के लिए है यहाँ पे, और इसका साइज़ जो है 318 MB है। अगर आप किसी और ओएस में डाउनलोड करना चाहते हैं लाइक मैक ओएस या लिनक्स में, तो आप यहाँ पे क्लिक करो, अपना जो है ओएस के हिसाब से इसको सिलेक्ट करो और यहाँ से फिर डाउनलोड करो। और अगर आपको रिक्वायरमेंट्स चेक करनी है तो रिक्वायरमेंट्स के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करो, थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करो और यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगी। ये है विंडोज़ के लिए रिक्वायरमेंट्स, और अगर आपको किसी और ओएस के लिए चेक करनी है तो वो भी आप नीचे से जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो अब यहाँ पे वापस जाओ, डाउनलोड करो जल्दी से इसको और चलो शुरू करते हैं ब्लेंडर को सीखना। अभी मैं आ चुका हूँ ब्लेंडर के अंदर और ये है कुछ इस तरह का ब्लेंडर का इंटरफेस। हमें यहाँ पे बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस और सेटिंग्स मिल जाती है। हमें यहाँ पे डिफरेंट एडिटर्स या विंडोज़ मिल जाती है जिनके बारे में भी हम बात करेंगे। पर उससे पहले मैं बता दूँ, जो भी मैं की या बटन अपने कीबोर्ड और माउस से दबाने वाला हूँ वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देती रहेंगी। तो यहाँ पर देखते रहना ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो अभी हम आ जाते हैं सबसे बड़ी और सबसे मेन विंडो यानी कि 3D व्यू पोर्ट पर। 3D व्यू पोर्ट हमारा एक 3D इनफाइनाइट वर्ल्ड है जिसके अंदर हमारे सारे ऑब्जेक्ट होने वाले हैं। अगर हमको कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कोई कैरेक्टर क्रिएट करना है या कोई लैंडस्केप क्रिएट करना है, हमको कोई इफेक्ट क्रिएट करना है, किसी तरह की एनिमेशन करनी है, किसी तरह की सिमुलेशन जैसे कि फायर सिमुलेशन, स्मोक या लिक्विड सिमुलेशन हमें करनी है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं। वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखेंगी। इसके बारे में भी हम जानेंगे कि कैसे हम नेविगेट करते हैं। पर उससे पहले हम थोड़ा थोड़ा सभी एडिटर्स के बारे में या विंडोज़ के बारे में जान लेते हैं। तो नीचे की तरफ हम आते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाता है टाइमलाइन। तो टाइमलाइन के अंदर हम एनिमेशन के लिए की फ्रेम्स लगाते हैं और हमारी एनिमेशन कितनी लंबी होगी, उसकी लेंथ क्या होगी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। अभी हम आ जाते हैं राइट की तरफ। राइट की तरफ हमारा प्रॉपर्टी पैनल। इसके अंदर हमें वर्ल्ड, सीन या कोई ऑब्जेक्ट है, कोई लाइट है, कैमरा है, टेक्सचर है, इन सब से रिलेटेड हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन और सेटिंग्स मिल जाती है। तो प्रॉपर्टी पैनल से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा यहाँ पे आउटलाइनर। आउटलाइनर के अंदर वो सारी चीज़ें होने वाली है जो कि हमारे 3D वर्ल्ड के अंदर होने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 3D वर्ल्ड में एक कैमरा है, एक क्यूब है और एक लाइट है। ये तीनों ही चीज़ें हमारी आउटलाइनर के अंदर भी है। हमने सभी एडिटर्स और विंडोज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक जान लिया है। तो अभी हम आ जाते हैं वापस अपने मेन 3D व्यू पोर्ट पर और इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं और समझते हैं कि हम इसमें किस तरह से नेविगेट करते हैं, किस तरह से हम इसमें मूव वगैरह करते हैं। अगर आप 3D वर्ल्ड के अंदर आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे बॉक्सेस की ग्रिड बनी हुई है। ये हमारे इस 3D वर्ल्ड का ग्राउंड है। और जिस तरह से हमारे रियल वर्ल्ड में डिफरेंट डायरेक्शंस होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसी तरह हमारे 3D वर्ल्ड के अंदर भी डिफरेंट डायरेक्शंस होती है जिनको समझने के लिए हमें यहाँ पे डिफरेंट लाइंस या डिफरेंट एक्सेस दिए हुए हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे ग्रीन लाइन है और यहाँ पे एक रेड लाइन है, तो रेड लाइन एक्स एक्सेस है और ग्रीन लाइन जो हमारे वाई एक्सेस है। यहाँ पे एक एक्सेस और होता है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ होता है, जो कि होता है हमारा जेड एक्सेस। अगर आप यहाँ पे ओवरलेज में जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे एक्स और वाई इनेबल है और जी डिसेबल। अगर मैं इसको इनेबल करता हूँ तो आप देख पाओगे यहाँ पे हमारा सेंटर में एक और एक्सेस आ चुका है जो कि जेड एक्सेस। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हमारा होगा पॉजिटिव जी एक्सेस और नीचे की तरफ होगा हमारा नेगेटिव जी एक्सेस। और इसी तरह हमारा एक्स और वाई में भी नेगेटिव और पॉजिटिव साइड होता है। तो इतना हम जान चुके हैं। तो अभी हम जेड एक्सेस को वापस से डिसेबल कर देते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। तो अभी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि किस तरह से हम इसमें मूव वगैरह करेंगे। तो अगर हमको 3D वर्ल्ड के अंदर आगे या पीछे की तरफ मूव करना है या जूम इन या जूम आउट करना है तो हमको क्या करना है, सिर्फ हमको माउस का जो सेंटर व्हील बटन होता है उसको आगे या पीछे की तरफ स्क्रॉल करना है, जिससे हम आगे या पीछे की तरफ मूव कर पाएंगे। अब यही सेम चीज़ हम यहाँ से आएंगे कि नेविगेट पैनल से भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास का एक आइकन मिल जाता है, इस पर आप अपने माउस को लेके जाओगे और लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखोगे और माउस को आगे या पीछे की तरफ मूव करोगे तो यही सेम चीज़ हम यहाँ से भी कर पा रहे हैं। अभी अगर आपको 3D व्यू पोर्ट में किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमना है या ऑर्बिट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, को माउस का जो सेंटर व्हील बटन है उसको प्रेस करके रखना है। और अब आप जिस भी डायरेक्शन में लेफ़्ट राइट अप डाउन मूव अपने माउस को करोगे उसी हिसाब से आप
ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूम पाओगे या ऑर्बिट कर पाओगे। अब यही सेम चीज़ हम यहाँ पे टूल दिया हुआ है जो कि हमारा होता है गिज़्मो। तो गिज़्मो में आप देखोगे कि डिफरेंट डायरेक्शंस दी हुई है। आपको कहीं पे भी इस गिज़्मो के अपना माउस लेके जाना है, लेफ़्ट बटन को प्रेस करके रखना है और अब आप लेफ़्ट राइट अप डाउन जिस तरह से मूव करोगे आप वही सेम चीज़ यानी कि रोटेशन और ऑर्बिट वगैरह ऑब्जेक्ट के चारों तरफ कर पाओगे। अभी अगर हमको पूरे 3D व्यू पोर्ट को ही लेफ़्ट राइट अप डाउन मूव करना है तो हम वो कैसे करेंगे, हम शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और सेंटर जो हमारा व्हील बटन है उसको भी प्रेस करेंगे और हम जब माउस को लेफ़्ट राइट अप डाउन मूव करेंगे तो हम पूरे 3D व्यू पोर्ट को ही एक हिसाब से मूव कर पाएंगे। अब यही सेम चीज़ हम यहाँ से एक हैंड का आइकन मिल जाता है, इस पर आप माउस लेके जाओगे, लेफ़्ट बटन को प्रेस करके रखोगे और अपने माउस को लेफ़्ट राइट जिस भी डायरेक्शन में मूव करोगे आप यहाँ से भी सेम पूरे 3D व्यू पोर्ट को मूव कर पाओगे। अभी हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं वो थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो हमको करना क्या है कि हमको अपना माउस जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके जाना है और माउस का लेफ़्ट बटन जो है प्रेस करना है जिससे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं अब जूम करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट होगा उसके चारों तरफ कुछ इस तरह से येलोइश जो है ग्लो होगा या येलोइश लाइन होगी, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है यानी क्यूब को सिलेक्ट किया है तो ये हमारा आउटलाइन में भी सिलेक्ट हो गया है। या तो आप ऑब्जेक्ट को 3D व्यू पोर्ट से सिलेक्ट कर सकते हो या आप ऑब्जेक्ट को यहाँ से यानी कि आउटलाइनर से भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब अगर आपको इसको डीसिलेक्ट करना है तो माउस को थोड़ा साइड में लेके जाओ, लेफ़्ट क्लिक करो तो ये डीसिलेक्ट हो जाता है। हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, इनके बारे में हम एक ट्यूटोरियल में तो बात नहीं कर सकते, तो हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं थोड़ा सा यहाँ से हमारे जो है टूल बार से। तो टूल बार के अंदर आ जाते हैं हम सबसे ऊपर की तरफ। यहाँ पे हमारा सिलेक्शन टूल के अंदर भी कई ऑप्शंस हैं, उनको देखने के लिए आपको सिर्फ लेफ़्ट बटन को प्रेस करके रखना है और यहाँ पे सारे ऑप्शंस जो है आ जाएंगे। हमारे जो करंट एक्टिव टूल है वो है सिलेक्ट बॉक्स और इसी का हम मोस्टली यूज़ करते हैं, तो इनके बारे में मैं अभी बात नहीं करने वाला। तो अभी मैं इसको वापस सिलेक्ट करता हूँ। तो सिलेक्ट बॉक्स का यूज़ क्या है कि हम अगर इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम एक एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, लाइक इसको फिर इसको फिर इसको। सिलेक्ट बॉक्स से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको करना क्या है कि अपने माउस को कहीं पर भी लेके जाना है, लेफ़्ट बटन को प्रेस करना है माउस के और माउस को जब आप किसी डायरेक्शन में मूव करोगे तो उस डायरेक्शन में जो है हमारा एक बॉक्स क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अब इस बॉक्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे जैसे ही मैं लेफ़्ट बटन को रिलीज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं लेफ़्ट बटन को रिलीज़ करता हूँ तो तीनों ही ऑब्जेक्ट एक साथ जो है सिलेक्ट हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं सेकंड टूल पर जो कि है हमारा कर्सर। अगर आप वर्ल्ड में ढूंढने की कोशिश करोगे तो देखोगे कि वर्ल्ड के सेंटर में रखा हुआ है। तो 3D कर्सर एक ऐसा पॉइंट है जिसके बेस पे हम किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या अगर आपको कोई नया ऑब्जेक्ट या मैश आप ऐड करने जा रहे हो उसको एक फिक्स लोकेशन पे जो है ऐड कर सकते हो, या एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर डायरेक्ट ट्रांसफ़र करने के लिए इसका आप यूज़ कर सकते हो। इसी तरह के इसके बहुत सारे यूजेस है तो वो मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा, बट मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ अभी आपको। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि जो कर्सर है वो भी सेंटर में है। अब अगर मैं कोई नया ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ या मैश ऐड करता हूँ तो वो सेंटर में ही आने वाला है, यानी कि हमारे कर्सर पे आने वाला है। तो अभी हम यहाँ पे कर्सर का जो टूल सेलेक्ट किया और कहीं पे भी जाके लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो कर्सर वहाँ पे मूव हो जाएगा। मैं अगर टूल को सिलेक्ट नहीं भी रखता हूँ तो भी मैं इसको डायरेक्ट मूव कर सकता हूँ। उसके लिए आपको करना क्या है कि शिफ्ट प्रेस करके रखना है और राइट क्लिक अब जहाँ पे भी हम करोगे वहाँ पे जो है कर्सर मूव हो जाएगा। अभी मैंने मैश ऐड करना आपको बताया नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि कैसे मैश को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ एक ऑप्शन दिखेगा ऐड के लिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐड करने के लिए दी गई है, बट अभी हम सिर्फ मैश पर फोकस करने वाले हैं। तो मैश के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। यहाँ पे प्लेन है, क्यूब है, सर्कल है, यूवी स्फीयर है या सिलेंडर है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर अब मैं कुछ भी ऐड करता हूँ, लाइक मैं यूवी स्फीयर ऐड करता हूँ तो जो यूवी स्फीयर है वो सेंटर में ना होके हमारे 3D कर्सर पे आया है। तो 3D कर्सर को हम आगे और बेटर वे में समझेंगे। अभी हम आ जाते हैं आगे की तरफ और यहाँ पे हमको मिल जाते हैं काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्म टूल्स। तो सबसे पहला जो हमारा ट्रांसफॉर्म टूल है वो है मूव टूल। इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी लोकेशन से मूव वगैरह कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि मुझे जो क्यूब है वो उसकी लोकेशन से एक्स एक्सिस पे मूव करनी है। क्यूब को सबसे पहले सिलेक्ट करूँगा, लेफ्ट बटन को प्रेस करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे मूव टूल जो है सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए मुझे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मूव करने के लिए डिफरेंट
एरोज जो है दिखाई दे रही है। इनके बेस पर हम किसी भी एक्सेस पे जो है ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। बस हमको अपना जो माउस है वो किसी एक एरो पर लेके जाना है और अब हम जैसे ही हम मूव करेंगे तो हम उस एक्सेस पे जो है ऑब्जेक्ट को मूव कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एरोज है और ये कुछ इस टाइप के बॉक्सेस है पतले पतले से, इनसे भी मैं जो है 3D वर्ल्ड के अंदर ऑब्जेक्ट को मूव कर पाऊंगा। ठीक है, अभी हमारा जो नेक्स्ट टूल आता है वो है रोटेशन टूल। रोटेशन टूल को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट लाइन्स आ जाती है डिफरेंट कलर्स की, जिनके बेस पे मैं रोटेट कर पाऊंगा। और यहाँ पे मुझे एक वाइट सर्कल और दिया हुआ है, इसका यूज़ करके भी मैं जो ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकता हूँ। अभी जो हमारा नेक्स्ट टूल आता है वो है हमारा स्केल टूल। स्केल टूल के बेस पर हम अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी एक्सेस में जो है छोटा बड़ा या स्केल कर सकते हैं। स्केल टूल के अंदर हमें यहाँ पे डिफरेंट बॉक्स शेप की एरोज मिल जाती हैं। तो इस पे अगर मैं क्लिक करके रखता हूँ और माउस को ड्रैग करता हूँ तो इस तरह से मैं स्केल अप या स्केल डाउन कर पाऊँगा। अगर आपको पूरे ऑब्जेक्ट को इक्वल रेशो में जो है स्केल करना है तो जो ये वाइट सर्कल है इस पर अपना माउस लेके जाना है और लेफ़्ट बटन प्रेस करके जो है आप ड्रैग करोगे तो आप कंप्लीट एक ही रेशो में जो है स्केल अप या स्केल डाउन कर पाओगे। ठीक है, अभी हमारे 3 जो है मेन ट्रांसफॉर्म टूल्स हो चुके हैं, जो कि है मूव टूल, रोटेशन टूल और स्केल टूल। इसके बाद जो हमारा चौथा टूल आता है इन तीनों का मिक्सचर है। इसको जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास इसमें सारे ऑप्शंस है। मैं इस वाले टूल से मूव भी कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकता हूँ या स्केल भी कर सकता हूँ। तो ये हो गए हमारे ट्रांसफॉर्म टूल्स। अभी हमारा आ जाता है यहाँ पे एनोनेट टूल या हमारा पेन टूल, जिससे हम कुछ अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो टूल आता है वो है मेज़र टूल। इससे आप ऑब्जेक्ट की जो है लेंथ वगैरह या विड्थ वगैरह जो है मेज़र कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारा जो फाइनल टूल है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट या मैसेज वगैरह ऐड करने के लिए, तो इसके बारे में कोई बताना इतना ज़रूरी नहीं है। इन सभी टूल्स के बारे में हम जान चुके हैं। तो अभी हम आ जाते हैं ऊपर की तरफ और इन ऑप्शंस को देखते हैं कि इनसे हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलता है वो है न्यू का। अगर आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और उसको कहीं सेव कर रखा है तो यहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हो। अगर आपने प्रोजेक्ट को सेव नहीं किया है या ब्लेंडर क्रैश हो गया था तो रिकवर करने के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ डिफरेंट प्रोजेक्ट को लिंक करने के लिए, फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में, उसके लिए कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इनके बारे में हम फ्यूचर में जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तभी मैं इनके बारे में और बेटर वे में समझाऊंगा। अभी हम यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे मेरे पास एक इंपोर्ट का बटन। यहाँ से अगर आपने किसी 3D मॉडल की साइट से कोई मॉडल डाउनलोड किया है तो यहाँ से आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। बस आपको उसका जो फाइल फॉर्मेट है देखना है और यहाँ से वो सिलेक्ट करना है और यहाँ से इंपोर्ट कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने कुछ ब्लेंडर के अंदर क्रिएट किया है तो उसको आप डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, इनको इतना ज़रूरी नहीं है। तो आ जाते हैं हम सेकंड ऑप्शन पर। एडिट के ऑप्शन में हमारे पास अंडू रीडू करने के लिए कुछ ऑप्शन है। अगर आपको 1-2 स्टेप आगे पीछे जाना है जो आपने एक्शंस लिए हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे भी कुछ इतना खास चीज़ें नहीं हैं। तो यहाँ पे बस एक प्रेफरेंस का ये बटन है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ब्लेंडर से रिलेटेड काफ़ी सेटिंग्स आ जाती है। लाइक इंटरफेस में मुझे क्या क्या चीज़ें रखनी है, क्या थीम से रिलेटेड जो मेरे पास ऑप्शंस आ जाते हैं, लाइटनिंग, एडिटिंग, एनिमेशन, ऐसी बहुत सारी जो है सेटिंग्स यहाँ पे हमें ब्लेंडर से रिलेटेड मिल जाती हैं। तो अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जो कि हमारा रेंडर का। यहाँ से हम एक जो है सिंगल इमेज रेंडर कर सकते हैं, रेंडर इमेज। और जितने भी हमारे पास जो है टूल्स हैं इन सभी के सामने जो है शॉर्टकट कीज़ भी दी हुई है, जिससे आप और फास्टर वे में जो है चीज़ों को कर पाओगे। आप जो है एक सिंगल इमेज रेंडर कर सकते हो, एक पूरी एनिमेशन रेंडर करनी है तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन है, ऑडियो रेंडर करनी है तो उसके लिए यहाँ पे अगर आपने जो इमेज रेंडर किया है उसको देखना है तो यहाँ से व्यू रेंडर करोगे। एनिमेशन रेंडर की है उसको देखना है तो व्यू एनिमेशन करोगे। अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर जो कि हमारा विंडोज़ से रिलेटेड। अगर हम डिफरेंट न्यू विंडोज़ वगैरह क्रिएट करनी है या उसको फुल स्क्रीन में करना है तो उससे रिलेटेड है यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है एक्सप्लेन करना ज़्यादा। तो यहाँ पे हेल्प के बटन पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको मैनुअल्स, रिलीज नोट्स, ट्यूटोरियल, सपोर्ट वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे इन सभी ऑप्शन पर। तो ये है हमारे डिफरेंट लेआउट्स। ये जो है ब्लेंडर की तरफ से डिफ़ॉल्ट लेआउट क्रिएट किए हुए हैं ताकि हम डिफरेंट काम होते हैं। लाइक एनिमेशन के लिए एक डिफरेंट लेआउट यहाँ पे दिया हुआ है, रेंडरिंग के लिए एक डिफरेंट लेआउट है, शेडिंग यानी कि टेक्सचरिंग वगैरह से रिलेटेड जो है एक अलग लेआउट है। इसमें डिफरेंट जो है विंडोज़ या एडिटर्स हमें मिल जाते हैं।
तो आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हम डिफरेंट डिफरेंट वर्क स्पेस का यूज़ करेंगे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करने के लिए, तो तभी हम इनको और बेटर वे में समझेंगे। तो अभी हम आ जाते हैं और आगे की तरफ, और पहले मैं जो है डिफ़ॉल्ट लेआउट को जो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी तो राइट की तरफ मैंने आपको आउटलाइनर के बारे में तो बता दिया है, बट मैंने आपको कलेक्शन के बारे में नहीं बताया। तो कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन एक फ़ोल्डर की तरह होता है। जैसे आप अपने कंप्यूटर के अंदर म्यूज़िक, गेम्स, वीडियोस सभी को अलग अलग रखने के लिए अलग अलग फ़ोल्डर बनाते हो, उसी तरह हम यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग रखने के लिए अलग अलग कलेक्शन या फोल्डर्स बनाते हैं, ताकि जब हमें उनकी ज़रूरत पड़े तो हम आसानी से उन्हें जो है ढूंढ पाए। तो अगर आपको न्यू कलेक्शन क्रिएट करना है तो यहाँ पे आपको कोने में बिल्कुल एक ऑप्शन दिया हुआ है, या आप यहाँ पे आउटलाइनर में लेके जाओ माउस को और राइट क्लिक करो, तो यहाँ पे भी आपके पास न्यू कलेक्शन क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाता है। अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल पे। तो प्रॉपर्टी पैनल में सबसे पहला ऑप्शन हमारा टूल से रिलेटेड। तो जो भी यहाँ पे हम टूल बार से टूल सेलेक्ट करके रखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ सेटिंग्स जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जो नेक्स्ट आता है वो है रेंडर प्रॉपर्टीज़। तो ब्लेंडर हमको मेनली 3 रेंडर इंजन्स देता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 3 रेंडर इंजन मिल जाते हैं, ईवी, वर्क बेंच और साइकिल्स। तो यहाँ पे मोस्टली सभी साइकिल्स और ईवी को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इनका ही ज़्यादातर यूज़ होता है। तो ईवी और साइकिल में क्या डिफरेंस है? साइकिल जो है ज़्यादा टाइम लेगा रेंडरिंग में, इसमें जो है शेडो और रिफ्लेक्शंस ज़्यादा बेटर क्वालिटी के होंगे, ठीक है, ज़्यादा एक्यूरेट होंगे। जबकि ईवी में थोड़ा रेंडर फास्ट होगा और शेडो और रिफ्लेक्शंस थोड़े इनएक्यूरेट होंगे। ये है इसमें डिफरेंस, ठीक है। तो नीचे की तरफ यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट क्वालिटी के लिए डिफरेंट सैम्पल्स हम यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ग्लो वगैरह के लिए, ब्लूम के लिए ऑप्शन है, मोशन ब्लर हमें डालना है वो है, कुछ रिफ्लेक्शन के लिए कुछ ऑप्शंस है, और शेडो के लिए है, इनडायरेक्ट लाइटनिंग के लिए कुछ ऑप्शन है, कलर मैनेजमेंट है। मतलब रेंडर से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, जिनके बारे में अभी मैं समझाने लगूंगा तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए मैं अभी थोड़ा बेसिक थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आउटपुट से रिलेटेड। रेंडर किस रेजोल्यूशन में निकालना है, किस एस्पेक्ट रेशो में निकालना है, हमें जो अपनी एनिमेशन वगैरह निकालनी है वो कितने फ्रेम रेट पे निकालनी है वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। कितनी जो है लेंथ रखनी है वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हम कहाँ पे जो है सेव करना चाहते हैं, किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, पीएनजी में या जेपेग में या किसी वीडियो फाइल में, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ लेयर से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे सेटिंग्स है, सीन से रिलेटेड है, वर्ल्ड में जो लाइटनिंग वगैरह होती है। यहाँ पे हमारे पास कलेक्शन से रिलेटेड सेटिंग्स है, जो मैंने आपको कलेक्शन बताया था आउटलाइनर में, उससे रिलेटेड कुछ सेटिंग्स है। यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट होगा, लाइक मैंने क्यूब सिलेक्ट किया तो क्यूब से रिलेटेड यहाँ पे कि उसकी लोकेशन क्या है, उसकी रोटेशन क्या है, स्केल क्या है, वो सारी चीज़ें। अगर मैं क्यूब को यहाँ से थोड़ा सा ग्रैब करके उठाता हूँ तो यहाँ पे देखो इसकी लोकेशन जो है चेंज हो गई है। और नीचे की तरफ हमारे पास और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइक जैसे कि यहाँ पे हमें जो ऑब्जेक्ट है वो रेंडर में दिखाना है या नहीं दिखाना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास यहाँ पे मॉडिफायर से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट वेज में जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ फिजिक्स से रिलेटेड ऑप्शन है, जैसे कि हमको हवा का झोंका क्रिएट करना है, या हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को कोलाइड करवा सकते हैं। सॉफ्ट बॉडी किसी को क्रिएट कर सकते हैं, लाइक जैसा बलून टाइप का या रबरी टाइप की चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं कंस्ट्रेंट्स भी हमारा काफ़ी हद तक मॉडिफायर्स की तरह होता है। फ्यूचर में जब इनकी जरूरत पड़ेगी तो इनके बारे में मैं प्रॉपर से एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे कुछ डेटा है हमारा, यहाँ टेक्सचर से रिलेटेड सेटिंग्स है, और यहाँ पे भी हमारा कुछ वही ब्रश वगैरह, टेक्सचर वगैरह से रिलेटेड सेटिंग्स। आज की वीडियो में हम काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट मोड्स के बारे में, डिफरेंट व्यू पोर्ट शेडिंग मोड्स के बारे में, और ये जो हमारे स्नैपिंग टूल्स वगैरह है इनके बारे में, और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आपने अगर वीडियो देख लिया, आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, जाके प्रैक्टिस करो। अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा से वीडियो को रिपीट करो, फिर जाके प्रैक्टिस करो। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।